नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेवल AMCA प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल अचानक से भारतीय डिफेंस सर्कल में फिर से ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या भारत को स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMCA के नौसैनिक वर्जन पर अमल करनी चाहिए या नहीं। ये डिबेट तब शुरू हुआ है जब चीन द्वारा अपने तीसरे और अब तक के सबसे बड़े और आधुनिक कटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आप सब ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि फुजियान के सी ट्रायल शुरू होने के साथ में एमका के नेवल वेरिएंट के डिबेट फिर से शुरू होने के बीच में भला क्या संबंध हो सकते हैं। संबंध है, दरअसल चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाली FC-31 यानी J-35 कैरियर बॉर्न 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स इसका कारण है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स से ही ये पता चलता है कि चीनी नौसेना आने वाले भविष्य में फुजियान से J-35 के रूप में एक कैरियर बॉर्न 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को ऑपरेट करने जा रही है, जो उनको एक बड़ी एडवांटेज प्रदान करेगी हिंद प्रशांत के क्षेत्र में। और यही कारण है कि भारत में भी एमका के कैरियर बॉर्न वर्जन को विकसित करने की मांग तेज हुई है। हालांकि ये कोई नई मांग नहीं है। साल 2018 से 19 के बीच में जब एमका प्रोग्राम अपने डिजाइन चरणों के मध्य स्तर से गुजर रहा था, तब नौसेना की तरफ से इसके एक नौसैनिक वेरिएंट को विकसित करने की मांग और इच्छा आडा यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सामने प्रस्तुत की गई। मगर आडा ने पहले से ही इस पर प्राथमिक अध्ययन करके रखे थे, जिसके ऊपर बेस करके उन्होंने के फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट नौसेना को सौंपी, जिसके बाद में 2020-21 के दौरान नौसेना के लिए एक नई ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TDBF का प्रपोजल रखा गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आडा ने क्यों नौसेना के नेवल AMCA प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसके पीछे कई वजह है। पहला वजह ये है कि अगर आडा को नेवल AMCA पर अमल करना होता तो इनके लैंडिंग मैकेनिज्म में ढेर सारे परिवर्तन करने पड़ते, जो कि डिजाइन चेंजेस तक जा सकता था, जो पूरे प्रोजेक्ट के समय सीमा पर असर डालता। दूसरी वजह ये थी कि नेवल AMCA के जो स्टेल्थ पेंट या फिर कहिए स्टेल्थ कोटिंग रहते, उन पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर हार्ड या हार्श लैंडिंग के असर देखे जा सकते थे, जिनमें एमका के स्टेल्थ कोटिंग क्रैक होने की संभावनाएं थी, जिसे मेंटेन करना नौसेना के लिए बेहद कॉस्टली हो जाता। तीसरा कारण था एमका प्रोजेक्ट की पहली प्राथमिकता, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को बनाने का था और अभी भी पूरा नहीं हो सका है। और अगर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में नौसेना भी शामिल हो जाती भी, तो भी उन्हें ये फाइटर 2035 से 40 के बाद में ही मिल पाता, क्योंकि आडा ने कई बार साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता एमका को वायुसेना के लिए तैयार करना है। अब इन्हीं कारणों की वजह से नौसेना ने आडा का TDBF को लेकर जो प्रपोजल था वो तुरंत ही स्वीकार कर लिए थे, और ये अभी भारतीय नौसेना के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि TDBF एक 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट होने वाला है, जो इसे ताकत के मामले में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर से थोड़ा ही पीछे खड़ा करेगी, और इसमें ज्यादातर फीचर्स 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर से एमका से ही लिए जाएंगे, और ये स्पेशली नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ही बनाया जाएगा। TDBF के लैंडिंग गियर का टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसका डिजाइन भी लगभग फाइनल कर लिया गया है, और इस प्रोजेक्ट से जुड़े ऑफिशियल्स की माने तो ये विमान 2033 तक नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेंगे कि अगर एक नेवल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को ऑपरेट करने में इतनी दिक्कतें हैं और इन्हें ऑपरेट करना इतना कॉस्टली है, तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश F-35 को उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अच्छा सवाल है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका भी F-35 को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के दौरान कई सारे दिक्कतों को झेल रहा है, जिनसे वे अभी परेशान हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे अमेरिकी नौसेना के F-35 के स्टेल्थ पेंट पर जंग पड़ गए हैं, यानी इनके स्टेल्थ कोटिंग पूरा बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने में महारत हासिल है, और वे ऐसे एयरक्राफ्ट कई दशकों से बना रहे हैं, फिर भी उन्हें ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या भारत को ऐसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और रही बात चीन की, तो चीन अभी इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी है। वे पूरे जोश के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर डिजाइन्स बना तो रहे हैं, लेकिन वो असली युद्ध क्षेत्र के मैदान में कितने कारगर होंगे, इस पर थोड़ा बहुत संदेह अभी बना हुआ है। यहाँ पर हमें ये याद रखनी चाहिए कि
चीन की वायुसेना में शामिल उनका पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-20 फिलहाल अपने स्वदेशी सबसे शक्तिशाली इंजन के साथ में भी कई सारे समस्याओं से जूझ रहा है। अब इसी बीच चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाली J-35 को भी सामने लाया है, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए एक एयरक्राफ्ट को ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, जो एक अच्छे और एफिशिएंट इंजन के बदौलत ही संभव हो सकती है। और यहां पर चीन कैसे खड़ा उतरता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब भारत की बात की जाए तो हमारी पहली प्राथमिकता इस वक्त एमका को पहले जल्द से जल्द हकीकत में तब्दील करके वायुसेना के हाथों में सौंपना है, और उसके साथ ही नौसेना के हाथों में भी तय समय के अंदर TBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को सौंपना भी आडा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर एक और बात आप सभी को बता दें कि आडा की तरफ से एमका के कैरियर बॉर्न वर्जन को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया गया है, बल्कि वो इस वक्त आडा के प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन इस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है जब एमका एक बार वायुसेना में शामिल हो जाएगा। उसके बाद यानी 2035 के बाद में एमका के कैरियर बॉर्न वर्जन पर विचार हो सकता है, जिस पर हमें थोड़ा रिसर्च करने होंगे और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो आने दिनों में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई रक्षा बजट के साथ संभव हो सकता है। अगर भविष्य एमका के नेवल वर्जन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जाता है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना एक महाशक्ति के तौर पर उभर सकती है, जिससे चीन को खुली चुनौती मिलेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर भी इसका असर पड़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।